जय हिंद। जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी इस देश का नागरिक, जो भी इस देश का सिटीजन लीडरशिप में आना चाहता है, ठीक है, राजनीति में आना चाहता है, या उसकी इंटरेस्ट है, उसकी दिलचस्पी है, या फिर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वह यह जानना चाहते हैं कि मेंबर का, पार्लियामेंट मेंबर्स का इलेक्शन क्या और उसकी क्या विधि है, या फिर उनकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक संसद बनने के लिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एमपी वगैरह जो होता है चुनाव, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। एक कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, वह किस विधि के अनुसार और किस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होते हुए वह कह सकते हैं कि संसद का, किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, सदस्यता ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो हम उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि आप भारत के सदन में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। कोई विदेशी को तो सदन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा कि भाई आप आओ हमारे लिए नियम कानून बनाओ। वो तो अंग्रेज कर रहे थे तो उसको तो हम लोगों ने मार के भगा दिया। तो कोई भी इस देश का जो नागरिक है वही हमारे पार्लियामेंट का, हमारे सदन का मेंबर बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा है ओथ। कोई भी, देखो अभी प्राइम मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी हुआ, शपथ समारोह, उसमें है कि कोई भी एज अ कह सकते हैं किसी भी सिंपल सा एक वार्ड का भी चुनाव होता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उससे हस्ताक्षर कुछ करवाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाते हैं तो उस वक्त भी आपको कुछ जो है गोपनीयता की शपथ, सीक्रेसी की शपथ, या फिर आप फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ को कह सकते हैं कि उसका निर्वहन करेंगे, उसका शपथ दिलाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप सदन की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि चीज़ों को एक प्रकार साइन बाइन तो जो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसे भी जो बड़े लोग होते हैं जैसे सीएम का या पीएम का, इसके शपथ समारोह में बहुत भीड़ जुटती है और लोग इसे देखते हैं। तो उसमें आप लोग देखा होगा कि किस प्रकार राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एज अ मेंबर बनता है पार्लियामेंट का, तो वह जब पहली बार चुन कर जाता है तो वो तो डीएम से पहले सर्टिफिकेट लेता है अपनी जीत का। सर्टिफिकेट लेने के बाद वह सदन पहुंचता है, ठीक है। सदन में सभा आयोजित की जाती है, उस सदन के अंतर्गत वह शपथ लेता है कि मैं मतलब पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकदम कर्तव्य भाव के साथ, सेवा भाव के साथ, संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उसको पालन करते हुए, मतलब एक प्रकार से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वह कार्य करेगा जो संविधान संगत होगा, ठीक है। उस आधार पर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। तो उसकी सदस्यता दिलाई जाती है, उससे शपथ भी दिलाया जाता है कि वह पूरी की पूरी इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसके संप्रभुता के प्रति जो है एकदम निष्ठावान होकर कार्य करेगा। राज्यसभा के लिए कुछ उम्र की सीमा भी तय की गई है। जैसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर रखा गया है। जनरल वालों का, SC ST OBC कोई भी व्यक्ति जो 21 ईयर कंप्लीट करते हैं वो यूपीएससी के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज, और अदर क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के। तो राज्यसभा के लिए ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के लिए मिनिमम एज लिमिटेशन 30 ईयर्स रखा गया है, क्योंकि इसे हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं। इसलिए लोकसभा जो है वह 25 ईयर्स रखा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इस देश का नागरिक, अगर वह 25 साल पूरे कर लेता है तो वह एलिजिबल हो जाता है लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए, मेंबर बनने के लिए, ठीक है। आगे है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टोर और ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज में आपको एज ए वोटर, जो वोटर आई कार्ड होता है ना, वो आपका बना होना चाहिए। मतलब भारत के किसी भी, और भारत के किसी भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गुजरात वाला है गुजरात में ही लड़ेगा, नहीं। जैसे गुजरात से पीएम है तो वाराणसी से लड़ रहे हैं कोई व्यक्ति, खास जिसको, जैसे राहुल गांधी वायनाड केरला चले गए। तो एक प्रकार से किसी भी सदन से जो है आप किसी भी दोनों सदनों में भी
अगर किसी का भी आप जैसे सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका वोटर लिस्ट में एक जगह नाम होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक एलिजिबल वोटर हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। तो वही है, ठीक, कहीं भी रजिस्टर्ड हो, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां रह रहे हो, जहां जॉब कर रहे हो, तो आपको सदस्यता ग्रहण करने से पहले ये तमाम कुछ चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आपको देना होता है। इसके साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों में कितना पॉपुलर है, आपको कितना वोट मिलता है, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। ये प्राइमरी चीज़ है, प्राथमिक, कि पहले आपको ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है कि अगर आप जो है कुछ ऐसे चीज़ जो आपके साथ अगर अटैच्ड है, कुछ ऐसे चीज़ जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, क्या ठीक है, तो इन दैट केस आप मेंबर होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, और या फिर आपको मेंबर्स बनाया ही नहीं जाएगा, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो ठीक है, हर चीज़ में, जैसे यूपीएससी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आपको दिया गया है कि आप अगर कोई मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं, कहीं चोरी, कोई ऐसे ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जाते हैं, तो इन दैट केस यूपीएससी विल पनिश यू, यूपीएससी विल डिस्क्वालीफाई यू, टर्मिनेट यू, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वैसे कुछ प्रावधान है कि जिसमें कि अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है, या फिर आपको चुनाव आगे लड़ने नहीं दिया जाएगा। जैसे इफ होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। इस कहने का मतलब सिंपल, मान लो कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो अदर जो ऑफिस है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, आपको उसका परित्याग करना होगा। जैसे कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको रिजाइन करना होगा। वह इसलिए क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस कार्य का सही तरीके से निर्वहन कर सके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं और आप राजनीति में आते हैं, आप कहीं के डॉक्टर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब को भी ले लो, आप कहीं के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल्स के, तो अगर आप सदन के में आते हैं तो सदन के कार्यों में आपको कार्य करना होगा, वहाँ पार्टिसिपेट करना होगा, तो सदन के कार्य आप सही तरीके से कर सकें, इसके लिए आपको वहाँ छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ भी लगे रहे, यहाँ भी लगे रहे, तो मतलब एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। आप ना इधर पूरे अपने कार्यों को अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे, ना उधर, तो दोनों तरफ आप डिस्टर्ब होंगे और कहीं भी अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वैसे आते हैं सरकारी, मुख्यतः सरकारी होते हैं, प्राइवेट में तो लोग जानते भी कम है, और अपने कोई रिलेटिव को आप दे सकते हैं अपने, अगर आपके पास पुरानी जायदाद है, संपत्ति है, फैक्ट्री है जिसे आपका अपना है, ठीक है। तो अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप अपने परिवार के नाम से या किसी अदर प्राइवेट को, ये होता है ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बना के आप उसे सौंप दें कि आप उसका संचालन करें। प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी लेकिन संचालन कोई और करेगा, ये स्टेट क्लियर। लेकिन कोई गवर्नमेंट अगर जॉब में है, कहीं कोई सरकारी कार्य में हो, चाहे आप म्यूनिसिपल बॉडी में हो, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में हो या फिर सेंट्रल के जॉब में हो, उससे आपको त्यागपत्र देना होगा। मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब उस ऑफिस से आप कोई प्रॉफिट ग्रहण नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी और अलाउंसेस के सिवा, जब आप इसके सदस्य बनते हैं तो, ठीक है। अनसाउंड माइंड कहने का मतलब है कि भाई वो मानसिक तौर पे सही होना चाहिए। देखो, दिव्यांग होना अलग बात है, मान लो किसी का हाथ नहीं है या फिर कोई पैर से विकलांग है, कोई किसी का एक आंख नहीं है, वो चलेगा, लेकिन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मतलब मस्तिष्क जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंड डिक्लेयर्स बाय द कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा ऐसा आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि यह व्यक्ति मतलब पागल है या फिर इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। उस परिस्थिति में आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे या फिर आपको एलिजिबल ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप कोई एक पद पे बैठे नहीं जाते हैं। आपके निर्णयों से कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका मन मस्तिष्क कह सकते हैं सही प्रकार से कार्य करने चाहिए। आगे है, इफ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली अकॉर्ड सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो NRI वगैरह होते हैं, जो देश विदेशों में भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर अभी राजनीति में है, कई दिनों से बाहर रह रहे हैं या फिर किसी अन्य दूसरे देशों का आपने सिटीजनशिप, वहाँ की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली है, उस परिस्थिति में
भारत के नागरिक सिटीजनशिप चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जब आप किसी अन्य राष्ट्र का सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेते हैं तो तुरंत ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो उस परिस्थिति में अगर जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनाया जाएगा? यहां हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या पढ़ा? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इस देश के नागरिक होने ही चाहिए। तो द मिनट यू अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, ठीक है, स्वेच्छा से या किसी भी पैसे, धन, दौलत, ऐश वैभव के लालच में, द मिनट योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी डिसमिस्ड। In that case, if you are a member of parliament, then you will be disqualified, and if you are thinking to be join politics and enter into politics and to become a member of parliament, then you will be not eligible if you have a citizenship of any foreign nation. आगे है कि पार्लियामेंट laid down some additional disqualification list. पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह मेंबर के एलिजिबिलिटी और उसके कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लोग लेकर बहुत सारे लिस्ट को प्रिपेयर करती है। तो वो है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951 में, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी चीज़ों का वर्णन मिलता है कि इन ग्राउंड पे, इन आधार पे आपकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी जा सकती है। जैसे फाउंड गिल्टी ऑफ अ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, आपको किसी अगर इलेक्शन ऑफेंस के लिए कोर्ट के द्वारा गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, अगर आप दोषी करार दिए गए हैं, जैसे शराब का वितरण करके चुनाव जीतना, पैसे बांटकर चुनाव जीतना, कोई करप्शन में आप इन्वॉल्व हैं, इस परिस्थिति में अगर जो है वोटरों को खरीद फरोख्त करना या फिर डरा धमकाकर वोट लेना, कोई ऐसे ऑफेंस, ठीक है, ऐसे जुर्म जिसमें कि आपको इलेक्शन से संबंधित हो और आपको न्यायालय ने, न्यायिक व्यवस्था ने जो है आपको दोषी करार दे दिया है, इन दैट केस यू विल बी इनएलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कांग्रेस में कितने घोटाले होते थे, 2G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, मतलब लिस्ट इतने लंबे हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा। कोई भी ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस में, घोटाले में आपका नाम है और आप दोषी सिद्ध करार दे दिए जाते हैं, उस परिस्थिति में आपको जो है चुनने से बाध्य कर दिया जाता है। आगे है नॉट कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years, ठीक है, कोई भी कन्विक्शन अगर आप 2 years से अधिक लेते हैं, ठीक है, उस परिस्थिति में मतलब न्याय व्यवस्था यह देखती है, न्यायालय भी देखती है कि आप किसी, जैसे एक बार लालू जी को कह सकते हैं इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी जो कन्विक्शन थी 2 साल से अधिक थी। जैसे देखो बहुत बार क्या होता है राजनीति में, पक्ष और विपक्ष में जब सरकारें आती है, बनती है, गिरती हैं, फिर किसी दूसरे की सरकारें आती हैं, तो लोग एक दूसरे पर केस मढ़ते हैं और केस विड्रॉ भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो है लोगों को अगर न्यायालय के द्वारा 2 साल से अधिक, जैसे कोई हीनियस क्राइम कर दिया, कोई नेता अगर रेप केस, कोई मर्डर केस, कोई क्रिमिनल केस में है और 2 सालों से अधिक उसकी सजा हो जाए। अब तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यह कह दिया गया है कि आप अपने कैरेक्टर का एक प्रकार से ना न्यूज़पेपर में छपवाना होता है। मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसमें आपको लिखा जाता है कि आपके ऊपर कौन कौन सा केस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई केस है या केस में सजा सुनवाई गई है या फिर केस आप पे ऊपर चल रहा है, सबका ब्यौरा देना होता है ताकि जनता जाने कि हम अब कैसे चरित्रवान नेताओं का चयन करने जा रहे हैं, किसे वोट देने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि नॉट कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years, अगर आप 2 साल से अधिक आपको सजा दे दी जाती है तो आप 6 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा आपको चुनाव लड़ने से। आगे है मस्ट नॉट बी डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट एंड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बता दिया, कहीं भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में नहीं होंगे, मतलब किसी कंपनी के हेड नहीं होंगे जो कि मैनेज करता हो, जो मैनेजमेंट को देखता हो, जो कह सकते हैं वहाँ के दिन प्रतिदिन की डे टू डे एक्टिविटीज़ को संचालित करता हो। इन दैट केस आप फिर पार्लियामेंट का काम कब करेंगे,
ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस जो है आप अपने फैमिली के नाम से, अपने फ्रेंड के नाम से जो है उसे दे दें, उसके द्वारा आप संचालित करवाएं, या फिर किसी को आप अदर प्राइवेट मेंबर को आप एग्जीक्यूटिव मेंबर या फिर एग्जीक्यूटिव हेड जो CEO वगैरह उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना के आप, प्रॉपर्टी आप ही की रहेगी, प्रॉपर्टी जाएगी नहीं, ठीक है, बट आप उसके संचालन में इन्वॉल्व नहीं हो। कोई भी कॉरपोरेशन वगैरह हो गया उसके आप हेड वगैरह, या फिर उससे मतलब आपको नाता तोड़ लेना है। जब आप कह सकते हैं कि पब्लिक लाइफ में आते हैं तो प्राइवेट लाइफ को आप थोड़ा आपको दूर हटाना होता है, वही कह रहा है, ताकि आप सही प्रकार से जनता का सेवा कर सकें, ठीक है। इसका उद्देश्य मोरल जो है ना यही है। आगे है नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपको करप्शन के आधार पर घूसखोरी लेते हुए या घूस बहुत लार्ज स्केल पर करप्शन के आधार पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से निष्कासित किया गया है, आपको निकाल दिया गया है, घूस लेते हुए पकड़े गए, और एक लार्ज स्केल पर, मतलब घूस इन दिन नहीं कि 2, 4, 5 हज़ार नहीं, मतलब एक लार्ज स्केल पर आपके जो है आप जो है किसी एक बड़े करप्शन में इंडल्ज रहे, इन दैट केस आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया है, तब इस परिस्थिति में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड है। आगे है मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिस सोशल क्राइम्स दैट इज अनटचेबिलिटी। और किसी भी प्रकार के छुआछूत, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इन तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार आप अगर करते पाए जाते हैं, ठीक है, इन तमाम कुरीतियों और सोशल इविल्स का अगर आप प्रीचिंग करते हैं, उपदेश देते हैं, तो इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना है, वही है डिफेक्शन, कि आपने जिस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में फुदक के चले गए, कूद कर चले गए, तब भी आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है, ठीक है। इससे है बचने के लिए लोग करते हैं कि पार्टी का फोड़ लेते हैं, तो फोड़ना बड़ा सरल नहीं होता है। जैसे आपको पार्टी के साथ कुछ मतभेद है, तो आपने सदस्यता उसका ग्रहण किया, चुनाव लड़ा उसके सिंबल से, तो जनता आपको वोट देती है यह भी देखकर कि यह किस पार्टी का सदस्य है। तो आप अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो आप जनता के कह सकते हैं आकांक्षाओं पर पानी फेरते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह बनाया गया है डिफेक्शन लॉ, ताकि सरकार भी स्टेबल रहे, और अगर कोई दूसरे पार्टी में अगर आप जाते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और इस समय बहुत करप्शन इन्वॉल्व होता है डिफेक्शन में। एक हरियाणा का केस था, आयाराम गयाराम, जो कि मतलब एक दिन में 3 पार्टी बदल लिया था, ठीक है। तो इससे सरकारें गिर भी जाती थी, किसी जो है दूसरे सरकार को बनाने के लिए कुछ पैसा दे के मेंबर खरीद लिए जाते थे, ठीक है, बड़ा घुसखोरी चलता था, ठीक है। तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी अब राजनीति में नहीं रहे, वो लोग चले गए, जबकि स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें कि एक अपनी राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी, ठीक है। अब तो कह सकते हैं मनी इंटीग्रिटी है कि जो पैसा देखा हो उसी के पीछे लग गए, जो पद दे रहा है उसके पीछे चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एंटी डिफेक्शन में बताया गया, जैसे विप, अगर कोई पार्टी विप जारी करती है उसके खिलाफ आप वोट देते हैं, तब भी आपकी सदस्यता जा सकती है। मतलब आपका कुछ पार्टी गाइडलाइंस है जिसे कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर आपको उस पार्टी को छोड़ना है या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप 5 साल कंप्लीट कर ले, उसके बाद किसी दूसरी पार्टी में चले जाइएगा, या फिर अगर दूसरी पार्टी जाना इतना ही आवश्यक है तो अब लोकसभा की सदस्यता भी आपकी जाएगी, फिर से आप दूसरी पार्टी में जाइए, फिर से चुनाव लड़िए, ठीक है। तो इन एनी डिफेक्शन, ठीक है, आपकी पार्टी की सदस्यता और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उस क्षण के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर से जब फेस सिलेक्शन होगा तो आप फिर से चुनाव लड़ सकते हैं इसमें। तो ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग A to Z डिस्कस कर चुके हैं। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.